दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन और भाजपा सेना इतिहास की चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि बिल आखिर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे ही दिया। जून 2022 के आखिरी 2 हफ्ते उद्धव ठाकरे कभी भुला नहीं पाएंगे। 15 जून को राम भक्त आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे और संजय राउत ने अयोध्या का दौरा करके राम लल्ला का आशीर्वाद दिया। वापस आकर 19 जून को धूमधाम से शिवसेना की 56वां स्थापना दिवस मनाया गया और उसके बाद उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 9 दिन के अंदर उनका पतन कैसे हो गया और उन्हें क्यों इस्तीफा देना पड़ा, आइए इस चार्ट में देखें। हुआ ये कि 20 जून को एकनाथ शिंदे 25 विधायकों के साथ गुजरात पहुंच गए। उसमें केवल 13 विधायक शिवसेना के थे। 21 जून को शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 35 से अधिक विधायक हैं। हालांकि उन्हें जो है वो खुद शिवसेना के कम से कम 37 विधायकों की जरूरत थी। 22 जून को शिंदे जो है वो 40 विधायकों के साथ सूरत से भागकर गुवाहाटी पहुंच गए। 23 जून को 7 विधायकों ने शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता घोषित कर दिया और 24 तारीख को 16 एमएलए को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई और डिप्टी स्पीकर ने जो है वो ये मांग की और उस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया। 26 तारीख को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और उस फैसले के खिलाफ शिंदे गुट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। 27 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई और उसने 11 जुलाई की तारीख रखी अगली बार सुनने के लिए। यानी ऐसा लगने लगा कि अब 11 जुलाई तक ये मामला टल गया है। लेकिन 28 जून को उद्धव ने 2 मरतबा देवेंद्र फडणवीस से जो है वो मुलाकात की और फिर ये कि उनके बीच में क्या खिचड़ी पकी ये कोई नहीं जानता। लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो ये था कि 30 जून को खुद उद्धव ठाकरे अपनी गाड़ी चला करके गवर्नर के पास गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद ये खबर आई कि 30 जून को जो है वो फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन अब वो भी टल गया है और अभी भी बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। वो इन बागी विधायकों को बम्बई आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप गुवाहाटी से आकर के गोवा में ऐश करो, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आप उसी दिन आएंगे जिस दिन आपको वोट देना होगा। ये जो बीजेपी के जो राज्य अध्यक्ष का ये बयान बताता है कि अब भी उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वरना अगर एकनाथ शिंदे आ सकते हैं तो बाकी विधायक क्यों नहीं आ सकते। और ऐसे में जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। 2.5 साल के बाद देवेंद्र फडणवीस को अकल आई और उन्होंने एक शिवसेना के आदमी को, विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता संपादन की तैयारी शुरू कर दी। यही काम अगर वो 2.5 साल पहले कर देते और आदित्य ठाकरे को या एकनाथ शिंदे को अपना उप मुख्यमंत्री बना लेते तो उन्हें इतने दिन सत्ता से वंचित नहीं रहना पड़ता। कांग्रेस और एनसीपी को चुनाव हारने के बावजूद 2.5 साल सत्ता भोगने का अवसर भी नहीं मिलता। खैर, प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र आपदा में अवसर, ये इसका उपयोग जो है वो शरद पवार ने किया और विपक्ष ने जो है वो 2.5 साल तक सत्ता का मजा लिया। इस बार सेना के बागी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। शिंदे का दावा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल होने से शिवसेना कमजोर हुई है। इस दावे का असर पता तो उस वक्त लगता जब ये लोग साथ में अगला चुनाव लड़ते और फिर ज़्यादा सीटें जीतते या कम सीटें जीतते। लेकिन ये कि अभी तो अगला चुनाव हुआ नहीं। लेकिन इस बीच जो उपचुनाव हुए हैं उसमें सेना का फायदा ज़रूर हुआ है। अब एक प्रश्न ये है
कि महाविकास आघाड़ी के साथ शिवसेना का फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल तो कोई नहीं जानता इसका जवाब। लेकिन भाजपा के साथ शिवसेना का फायदा हुआ है और आगे भी होगा या नहीं होगा, इसको जो है हम जान सकते हैं, इसलिए कि पिछले 30 सालों से ये साथ में है। तो आइए देखें, इतिहास के आंकड़ों पर एक नज़र डालें कि शिंदे का दावा कितना सही है और कितना गलत है, और ये भी पता लगाएं कि समय के साथ एक बड़ा भाई किस प्रकार छोटा भाई बन गया। अब आप ये देखें कि 1990 में पहली मर्तबा इन लोगों ने एक साथ मिलकर के बीजेपी और शिवसेना ने जो है वो राज्य का चुनाव लड़ा, यानी विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस वक्त शिवसेना क्लियरली बड़ी भाई थी, इसलिए उसने 183 जगहों पर इलेक्शन लड़ा और बीजेपी को सिर्फ 104 जगहों पे उसने इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। यानी आप देखिए कि इन दोनों के बीच में जो है वो सीटों के बंटवारे के अंदर 79 सीट का फर्क था। अब जब रिजल्ट आए तो ये हुआ कि शिवसेना चूंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे लड़ी थी, इसलिए उसके 52 विधायक जीत गए, और बीजेपी कम जगहों पे लड़ी थी, इसलिए उसके 42 विधायक जीत गए। यानी इन दोनों के अंदर अब भी 10 विधायकों का फर्क था। शिवसेना जो है वो बड़ा भाई थी और उसके 10 विधायक ज़्यादा थे। इसके बाद 1995 का इलेक्शन आया। इस इलेक्शन में ये हुआ कि शिवसेना को थोड़ा नीचे आना पड़ा, यानी 183 से घट के वो 171 पे आ गए, और बीजेपी को थोड़ा ऊपर जाने का मौका मिला, यानी वो 104 से 117 पे पहुंच गए, और इन दोनों के बीच में जो अंतर था सीट लड़ने का, वो 79 से घट के 54 पे आ गया। अब जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो वो देखें कि शिवसेना ने 73 सीटें जीती और बीजेपी ने भी 65 सीटें जीती। इन दोनों का फर्क जो पहले 10 था वो घट के 8 हो गया, और इस प्रकार जो है वो ये दोनों सत्ता में आ गए और मनोहर जोशी जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। अब आप देखें कि 1999 का इलेक्शन, 1999 के इलेक्शन में शिवसेना 171 से घट के 161 पे इलेक्शन लड़ी और बीजेपी वही रही, यानी इन दोनों का जो फर्क है जो 54 था वो घट के 44 हो गया। और सीटों का मामला जहाँ तक है तो आप ये देखें कि शिवसेना की जो 8 की बढ़त थी वो 13 पे पहुँच गई, यानी ये कि शिवसेना ने 69 जगहों पर जो है वो इलेक्शन जीता और बीजेपी केवल 56 जगहों पे इलेक्शन जीत सकी। इस तरह से इनकी जो सत्ता थी वो इनके हाथों से निकल गई। अब इसके बाद 2004 का इलेक्शन आता है। 2004 में शिवसेना चूँकि पिछली मर्तबा ज़्यादा सीटों पे जीती थी, इसलिए उसने 161 के बजाय 163 जगहों पे इलेक्शन लड़ा, और बीजेपी को जो है वो उसकी 6 सीटें कम करके 117 के बजाय 111 पे लड़ने का मौका दिया। अब जब रिजल्ट आए तो ये हुआ कि शिवसेना फिर से 62 जगहों पे जीत गई और बीजेपी सिर्फ 54 जो है वो विधायक जिता सकी। इस तरह से इनका जो अंतर था पहले 13 का था, अब 12 हो गया। कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ, ये लोग सत्ता में नहीं आ सके। इसके बाद में 2009 का इलेक्शन हुआ। 2009 के इलेक्शन में जो है वो 160 सीटों पर शिवसेना ने इलेक्शन लड़ा, यानी 3 सीटें कम, और बीजेपी ने 111 के बजाय 119 पे इलेक्शन लड़ा। अब आप ये देखें कि इन दोनों का जो फर्क 52 पे था वो फिर घट के 41 पे आ गया, और जब रिजल्ट आए तो जो है वो बड़ा भाई छोटे भाई में बदल गया था, यानी शिवसेना 160 जगहों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 45 सीटें जीत सकी और बीजेपी ने 119 में से 46 सीटें जीत ली, यानी ये कि बीजेपी को शिवसेना से 1 सीट ज़्यादा मिल गई। यहीं से बीजेपी में जो है वो अति आत्मविश्वास पैदा हो गया, वो हवा में उछलने लगे, और 2014 में मोदी जी भी मैदान में आ गए। उससे पहले 2012 में बाल ठाकरे का देहांत भी हो चुका था। तो आप ये देखिए कि 2014 में बीजेपी ने क्या किया कि गठबंधन ही नहीं किया। उसने कहा हमको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी ऐसी शर्तें लगाई कि शिवसेना को मजबूरन जो है उससे निकलना पड़ा, और आप ये देखिए कि दोनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। शिवसेना ने 282 जो है वो सीटों पे इलेक्शन लड़ा,
बीजेपी ने कुछ समर्थक दल जमा कर दिए थे, इसलिए उनको जो है उसने 22 सीटें दी और ख़ुद 260 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, 260 क्षेत्रों में इलेक्शन लड़ा। अब क्या हुआ, शिवसेना बीजेपी के बगैर 282 सीटों पर लड़ने के बावजूद केवल 63 सीटें जीत सकी और बीजेपी ने जो है वो 122 सीटें जीत ली। तो इस प्रकार आप ये देखें कि बड़े भाई और छोटे भाई में जो अंतर केवल 1 सीट का था वो बढ़ के 59 सीट का हो गया। पहली बार बीजेपी ने जो है वो सेंचुरी का आंकड़ा क्रॉस किया और देवेंद्र फडणवीस जो है बहुत ठाठ के साथ जो है मुख्यमंत्री बन गए। अब 2019 में इलेक्शन आया। 2019 के इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस को ये लगा कि शिवसेना के बगैर इलेक्शन जीतना मुश्किल है, इसलिए कि एंटी इनक्यूबेंसी का मामला है, तो उन्होंने फिर से जो है वो शिवसेना के साथ अलायंस कर लिया। अब आप देखें कि पहले शिवसेना ज़्यादा सीटों पर लड़ती थी, अब शिवसेना कम सीटों पर लड़ रही है। 126 सीटों पर शिवसेना ने इलेक्शन लड़ा और उसके मुकाबले बीजेपी ने 164 सीटों पर लड़ा, इसलिए कि स्वाभाविक है उसकी सीटें ज़्यादा थी, तो इसलिए उसने ज़्यादा सीटों का डिमांड किया और उसकी डिमांड पूरी हुई। लेकिन जब रिजल्ट आए तो क्या हुआ, रिजल्ट आए तो ये हुआ कि बीजेपी अपना जो पुराना आंकड़ा था 122 का वो नहीं प्राप्त कर सकी। यानी देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त जो है वो शरद पवार के कई सांसदों को तोड़ा था, ये विधायकों को तोड़ा था। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस ने जो है वो कांग्रेस के भी कई विधायकों को तोड़ा था, बल्कि उनकी जो पार्टी के फ्लोर लीडर थे उनको भी तोड़ लिया था। तो ये सब ड्रामा करने के बावजूद आप ये देखें कि वो 122 से घट के 106 पे पहुंच गई और शिवसेना का भी नुकसान हुआ, वो भी 63 से घट के 56 पे आ गई। लेकिन इन दोनों के बीच अब भी 50 का फर्क था, यानी बीजेपी जो है वो 50 सीटें शिवसेना से ज़्यादा जीत चुकी थी। तो अब इन आंकड़ों की रोशनी में आइए देखें कि एकनाथ का जो दावा है, एकनाथ शिंदे का, कि साहब हम एमवीए के साथ जाके कमज़ोर हुए हैं और हम बीजेपी के साथ आके मजबूत होंगे, ये तो सरासर गलत दिखाई देता है। इसलिए कि इन 30 सालों में जो है वो शिवसेना की तादाद घटती ही चली गई और वो जो है 24% कम पे सिमट गई। उनकी जो है सबसे ज़्यादा सीटें एक ज़माने में 73 थी, वो घट के 56 पे आ गई। जबकि बीजेपी का देखें कि उसकी जो सबसे जो है वो कम तादाद 42 थी और वो बढ़ के जो है वो 106 पे पहुंच गई, यानी उसका 152%, 1.5 गुना से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। तो एकनाथ शिंदे का ये कहना कि हम जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो सेना का फ़ायदा होगा, ये बात तो आंकड़ों से साबित नहीं होती। हाँ, उनका अपना फ़ायदा होगा, जो धन संपत्ति उन्होंने कमाई है वो जो है वो सुरक्षित रहेगी, इसी प्रकार आगे चल के और भी कमाने के जो है वो मौके मिलेंगे, ये बात को तो हम मान सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं मान सकते कि बीजेपी के साथ जाने से शिवसेना का फ़ायदा हुआ है। और इसी डर से जो है वो उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल पहले ये फैसला किया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए कि उनको पता था कि दिन ब दिन उनकी हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है और बीजेपी जो है वो मजबूत होती जा रही है। तो एक फ़ैसला किया उन्होंने एमवीए के साथ जाने का, लेकिन ये कि एक 3000 करोड़ का गेम हुआ और उस गेम से जो है वो सत्ता पलट हो गया। अब आगे देखिए कि इस खेल का जो है वो क्या अंजाम होता है, इन 2.5 सालों में क्या होता है, और 2.5 साल बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो उसका क्या परिणाम होता है। महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिक जो है वो अपना लीडर शिंदे को मानते हैं, एकनाथ शिंदे को मानते हैं या उद्धव ठाकरे को मानते हैं, इसका फैसला तो इलेक्शन के बाद ही होगा। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ
संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा. आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं. अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें. हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. धन्यवाद.